हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट राहुल द स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है द मिडनाइट स्काई। ये कहानी शुरू होती है ईयर 2049 में और ये दिखाया जाता है कि हमारी पृथ्वी एक आइस एज में चली गई है और यहाँ बहुत सारा रेडिएशन भी फैल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ऑगस्टीन होता है और जो एक साइंटिस्ट होता है, वो अकेले ही अंटार्कटिक में स्थित एक प्रयोगशाला में बैठा होता है और आज से 3 हफ्ते पहले की बात याद कर रहा होता है, जब अर्थ पे बचे हुए कुछ आखिरी लोग भी प्लैनेट को छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स की ओर चले जाते हैं। उसका एक दोस्त उसे साथ चलने को भी कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और वहीं रहकर अपनी आखिरी दिनों को बिताने का फैसला करता है। उसके बाद वो प्रयोगशाला में वापस आ जाता है और देखता है कि कितनी तेज़ी से पृथ्वी पर रेडिएशन फैल रहा है। वो काफ़ी बीमार भी होता है और ख़ुद को कुछ मशीनों और दवाइयों की सहायता से ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। वहाँ लेटे हुए ऊपर आसमान में तारों की ओर देखता है और याद करता है अपने जवानी के दिनों को, जब उसने स्टेज पर खड़े होकर लोगों को ये बताया था कि इस यूनिवर्स में और भी ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो भविष्य में मानव सभ्यता का नया घर हो सकते हैं। साथ ही वो जुपिटर के एक ख़ास मून जिसका नाम K23 होता है, उसके बारे में बताता है कि इस मून पे कंडीशन काफ़ी हद तक लाइफ को सपोर्ट करने वाली हो सकती हैं और शायद यही हमारा अगला घर भी हो सकता है। उसके बाद एक अलार्म से उसकी नींद खुल जाती है। बाद में वो लैब में जाकर पृथ्वी से जुड़े सभी प्रोग्राम की जानकारी चेक करता है और देखता है कि सारे पृथ्वी और अंतरिक्ष से जुड़े मिशन इनएक्टिव हो चुके हैं, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक मिशन ऐसा भी था जो अभी भी एक्टिव था, जिसका नाम था ईथर। असल में वो एक स्पेसक्राफ्ट था जो जुपिटर के मून K23 को एक्सप्लोर करने के बाद कई सालों के बाद पृथ्वी पर वापस आ रहा था, इस बात से बेखबर कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अब पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और अब वो इंसान के रहने लायक नहीं बची है। ऑगस्टीन ये देखने के बाद उस स्पेसक्राफ्ट के लोकेशन और क्रू की जानकारी चेक करता है और कंप्यूटर से कंफर्म करता है कि कितनी देर में ईथर के क्रू से कांटेक्ट किया जा सकता है, जिस पे कंप्यूटर बताता है कि अगले 11 घंटे 24 मिनट पे ईथर कांटेक्ट करने की रेंज में होगा। इसके बाद ऑगस्टीन कंप्यूटर को उस टाइम का अलार्म सेट करने को कहता है। बाद में हमें वो क्रू दिखाया जाता है जो जुपिटर के मून K23 को एक्सप्लोर करने गया था। हमें दिखाया जाता है कि उस मून पर लाइफ को सपोर्ट करने के लगभग हर फैक्ट मौजूद हैं और साथ ही यहाँ के नज़ारे बेहद शानदार होते हैं। बाद में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है और उसी क्रू का पार्ट होती है। इसके बाद हमें वो सभी 5 क्रू मेंबर दिखाए जाते हैं। वो पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से अर्थ के कांटेक्ट में नहीं होते, इसलिए उन्हें ये नहीं पता होता कि अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और अब वो इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। उन्हें लगता है कि वो जल्द ही अपने घर वापस जाएंगे और सबको K23 के बारे में बताएंगे। बाद में हमें ईथर को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट होता है और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट जिसका नाम ऑगस्टीन है, अकेले पृथ्वी के आखिरी दिनों को देख रहा होता है। वो अपने कंप्यूटर पर रेडिएशन के बारे में जानकारी ले ही रहा होता है कि तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है। वो किचन में जाके देखता है तो पाता है कि वहाँ पर आग लगी हुई होती है। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से आग को बुझा पाता है और जब वो थक कर नीचे बैठता है तो देखता है कि एक छोटी बच्ची उसके सामने टेबल के नीचे छुप कर बैठी हुई है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत ही उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है जो 3 हफ्ते पहले पृथ्वी को छोड़कर गए थे। वो बताता है कि किसी की बच्ची यहाँ छूट गई है। वो उनसे उसे वापस ले जाने को कहता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो उस बच्ची को कुछ खाने के लिए देता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। वो पेपर पर एक ड्राइंग बनाती है जिसमें वो साइंटिस्ट जिसका नाम ऑगस्टीन है, वो उसे आयरिस बताता है और पूछता है क्या तुम्हारा नाम आयरिस है, और वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो अलार्म बज जाता है जो ऑगस्टीन ने सेट किया था जब ईथर स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन के रेंज में आने वाला होता है। इसके बाद वो ईथर के क्रू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा साइंटिस्ट जो ऑगस्टीन है सोने के लिए अपने रूम में जाता है और बाद में वो छोटी बच्ची भी उसके पीछे पीछे उसी के रूम में आ जाती है। इस पे ऑगस्टीन उसे कहता है कि वो इस रूम में नहीं सो सकती और उसके बाद वो उसे दूसरे रूम में छोड़ के आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बच्ची जिसका नाम आयरिस है वो वापस उसी रूम में आ जाती है, लेकिन इस बार ऑगस्टीन उसे कुछ भी नहीं कहता।
अगली सुबह हम देखते हैं कि ऑगस्टीन उसी मशीन पर लेटकर सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहा होता है। उसके बाद वो छोटी बच्ची वहाँ जाती है और बगल वाले बेड पर लेट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑगस्टीन फिर से अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करता है। वो सोचता है कि कैसे दूसरी दुनिया की तलाश में वो इतना खो गया था कि उसने अपनी परिवार को कभी वक्त नहीं दिया। वो देखता है कि उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। इस पे वो जवाब देता है कि वो काम कर रहा था। उसकी पत्नी उससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और वो रो रही होती है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम दूसरी दुनिया की तलाश करते करते हम सबसे दूर हो गए हो, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑगस्टीन नाम का वो बूढ़ा साइंटिस्ट उस प्रयोगशाला से बाहर आता है। उसे लगता है कि शायद एंटीना में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से वो ईथर स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और वो उसे ठीक करने की कोशिश में बाहर आता है। वो देखता है कि रेडिएशन की वजह से पक्षियों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। वो एंटीना को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता क्योंकि वो ख़राब हो चुका होता है। इसके बाद वो वापस प्रयोगशाला में आ जाता है। वो आयरिस को बताता है कि यहाँ से दूर एक और प्रयोगशाला है और वहाँ पे लगा हुआ एंटीना सही काम कर रहा है और उन्हें वहाँ जाना होगा। इसके बाद वो सारी ज़रूरी चीज़ों को एक बैग में ले लेता है। वो आयरिस को एक ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और कहता है कि वो लोग जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद वो दोनों एक स्नो बाइक पर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बाद हमें ईथर को दिखाया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन और उसकी वाइफ, जो वही प्रेग्नेंट लेडी है, दोनों बैठ के ताश खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक एक वार्निंग अलार्म बजता है। जिसके बाद कैप्टन कॉकपिट में जाकर अपने साथियों से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो उनका एक साथी उन्हें बताता है कि हम रास्ते से भटक गए हैं। उन्हें पता नहीं चला कि ऑटो पायलट कब बंद हो गया और उन्हें नहीं पता कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। उसके बाद वो अलार्म को मैनुअल तरीके से बंद कर देते हैं। बाद में वो लोग एक नए रास्ते के साथ आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके सामने परेशानी ये होती है कि वो एक अनजान रास्ता होता है जिनका उनके पास मैप नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि उनके रास्ते में एस्ट्रॉइड मिल सकते हैं जो उनके स्पेसक्राफ्ट से टकरा भी सकते हैं। लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें उस अनजान रास्ते के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद हमें दोबारा धरती पर मौजूद ऑगस्टीन को दिखाया जाता है, जो रास्ते में रात हो जाने की वजह से टेंट लगाकर वहीं रुके हुए होते हैं। ऑगस्टीन देखता है कि इस जगह की हवा अभी भी साफ है। ऑगस्टीन वहाँ पर बैठा हुआ अपनी पिछली ज़िंदगी को एक बार फिर से याद करता है। वो देखता है कि कैसे उसकी पत्नी उससे दूर चली गई और साथ ही उसकी एक बच्ची को भी अपने साथ ले जाती है। उसके मन में इस बात का हमेशा से पछतावा रहता है कि उसने लोगों को एक नई दुनिया देने के लिए खुद बहुत कुछ खो दिया। अगली सुबह ऑगस्टीन और आयरिस आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वो एक बर्फ़ की आंधी के बीच से गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सामने देखना काफ़ी मुश्किल था। तभी आयरिस ऑगस्टीन को इशारा करके एक कंटेनर दिखाती है। उसके बाद वो उस कंटेनर के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो उस कंटेनर के अंदर चले जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो रात वो वहीं पर बिताएंगे। रात को ऑगस्टीन आयरिस को बताता है कि मेरे पास भी कभी कोई ऐसा था जो बिल्कुल उसके जैसा और उसकी ही उम्र की थी। असल में ऑगस्टीन को आयरिस से काफ़ी लगाव हो जाता है। आयरिस उससे पूछती है कि आप उससे प्यार करते थे। तभी अचानक अगले ही पल ऑगस्टीन खुद को पानी के बीच पाता है। वो देखता है कि पूरे कंटेनर में पानी भरने लगा है और ये सब बर्फ़ पिघलने की वजह से हुआ है। वो देखता है कि आयरिस टेबल के पीछे छुपी हुई है। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि बर्फ़ की वजह से दरवाज़ा भी लॉक हो चुका है। उसके बाद ऑगस्टीन अपनी गन जो वो अपने साथ लेकर आया था उससे दरवाजे की खिड़की को तोड़ देता है। वो सबसे पहले आयरिस को बाहर निकालता है और जैसे ही वो खुद निकलने की कोशिश करता है वो देखता है कि उसका बैग जिसमें उसका ज़रूरी सामान रखा हुआ होता है वो पीछे छूट जाता है। वो उसे लाने वापस जाता है। इस बीच वो कंटेनर पानी में डूबने लगता है। ये सब देखकर आयरिस बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ खड़े होकर रोने लगती है, लेकिन किसी तरीके से वहाँ पे ऑगस्टीन बाहर निकल के आ जाता है। वो देखता है कि उसकी स्नो बोट डूब रही होती है। वो जल्दी से उसके ऊपर बैठ जाता है, उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे आगे नहीं बढ़ा पाता। वो बोट एक तरफ से पानी में डूब चुकी होती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑगस्टीन बोट के साथ पानी में गिर जाता है। वो उस बोट को बचाने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उन्हें उस बोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो उस बोट को नहीं बचा पाता और वो बोट गहरे पानी में डूब जाती है। इसके बाद ऑगस्टीन सतह पर वापस आ जाता है। वो ठंड से कांप रहा होता है और आयरिस को बोलता है कि उन लोगों को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पैदल ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। उस कंडीशन में उनके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ फिर से एक बर्फ़ का तूफ़ान आ जाता है। ऑगस्टिन बोलता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि ऑगस्टिन की दाढ़ी के बाल भी जम जाते हैं। वो उस बर्फ़ के तूफ़ान में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ऑगस्टिन को लगता है कि शायद उसके आसपास कुछ हलचल हो रही है। असल में ये कुछ भूखे भेड़िए होते हैं जो ऑगस्टिन और आयरस पे हमला करने के लिए उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। ऑगस्टिन को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है और वो डर के मारे आयरस को अपने पीछे छुपा लेता है। वो तेज़ चिल्लाते हुए उन भेड़ियों को वहाँ से भाग जाने को कहता है और अपनी गन को आगे कर लेता है। उस तूफान में उन भेड़ियों को देख पाना ऑगस्टिन के लिए लगभग नामुमकिन होता है। वो भेड़ियों के पास आती हुई आवाज़ से डर जाता है और इसके बाद वो अपनी गन से एक राउंड फायर करता है। इसके बाद वो देखता है कि आयरस उसके पास नहीं है। वो पीछे मुड़ के भी आयरस को देखता है लेकिन वो कहीं नहीं होती। वो लगातार आयरस को आवाज़ लगा रहा होता है लेकिन उसे आयरस का कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो लगातार उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि उस बर्फीले तूफान में आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन था लेकिन वो फिर भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद वो वहीं बर्फ़ पर लेट जाता है और रोने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने आयरस को अब हमेशा के लिए खो दिया है। उसके बाद हमें बादलों से आती हुई हल्की धूप को दिखाया जाता है जो ऑगस्टिन के चेहरे पे पड़ती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस धूप से निकलकर आयरस उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसे देखकर ऑगस्टिन की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और वो उसको गले से लगाता है और वो उसे कहता है कि मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑगस्टिन और आयरस एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर पहुंचने के लिए उन्होंने इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया था। असल में ऑगस्टिन का इस जगह पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था ताकि वो ईथर के क्रू को ये बता सके कि धरती पर अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है और वो वापस लौटकर उसी दुनिया में चले जाएं जिसको उन्होंने खोजा है। बाद में हमें ईथर पर मौजूद उसी प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो अभी भी पृथ्वी से आने वाले किसी भी संकेत का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी उसके रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत ही रेडियो के पास जाके रिस्पॉन्स करती है। अगले ही पल हमें ऑगस्टिन को दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि उसने आखिरकार ईथर से कांटेक्ट कर लिया है। वो लेडी ऑगस्टिन को बताती है कि वो उससे बात करके बहुत ज़्यादा खुश है और आज बहुत दिनों बाद वो किसी से पृथ्वी पर कांटेक्ट कर पाई है। वो बताते हैं कि उनका नासा और किसी भी स्पेस एजेंसी से कांटेक्ट टूट चुका है। इस पर ऑगस्टिन उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब पृथ्वी उनके रहने लायक नहीं बची। उन्हें बताता है कि शायद उनको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अब यहाँ आने का अब कोई भी फ़ायदा नहीं रह गया है। इसके बाद उस शिप का कैप्टन वहाँ पे आ जाता है और वो ऑगस्टिन से पूछता है कि हमें कोई भी सेफ एंट्री पॉइंट मिल सकता है अर्थ पे आने का, लेकिन ऑगस्टिन मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी सेफ पॉइंट नहीं है। इसके बाद कैप्टन कहता है कि हम उनसे थोड़ी देर में फिर से कांटेक्ट करेंगे, हम आपस में एक बार बात कर लेते हैं और फिर एक बार दोबारा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद उन लोगों को अर्थ के पहले विजुअल्स मिलते हैं जिसे देख के वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और अब वो सच में इंसान के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से अर्थ पे वापस आने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो लेडी ऑगस्टिन से बात करती है और कहती है कि हम K-23 पर वापस जा रहे हैं और शायद हम दोबारा बात ना कर पाएँ और उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि मैं आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि आज तक आपने स्पेस में बहुत कुछ खोजा है और आप ही की वजह से मैंने स्पेस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। वो कहती है कि जिस दुनिया को एक्सप्लोर करके हम वापस आए हैं उस दुनिया की खोज भी आप ही ने की थी और आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग अपने लिए एक नया घर ढूंढ पाए हैं। और इसके बाद वो पहली बार होता है जब वो लेडी ऑगस्टिन को अपना नाम बताती है। वो उसको बताती है कि उसका नाम आयरस है, जिस पे ऑगस्टिन जवाब देता है कि हाँ उसे पता है कि वो आयरस है। और एक बार फिर से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दोस्तों असल में वो छोटी बच्ची जो ऑगस्टिन के साथ आई थी वो उसकी बस एक कल्पना थी। असल में आयरस वही लड़की थी जो इस क्रू मेंबर का पार्ट थी और जो ऑगस्टिन से बात कर रही थी और ऑगस्टिन को ये पता था कि वो जिससे रेडियो पे बात कर रहा है वो उसी की बेटी आयरस है। इसके बाद ऑगस्टिन आयरस से K-23 के बारे में पूछता है। उससे पूछता है कि वो उसे उस दुनिया के बारे में बताए, जिस पे आयरस बताती है कि वो बहुत खूबसूरत दुनिया है जहाँ से कभी कभी जुपिटर बहुत ज़्यादा पास नज़र आता है और जहाँ का आसमान नारंगी रंग का है।
इसके बाद उनका संपर्क टूट जाता है और उसके बाद हमें ऑगस्टीन को दिखाया जाता है। वो खुश होता है कि आखिरकार वो अपनी बेटी को बचा पाया और वो वक्त रहते उसे बता पाया कि उसे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो वापस उसी दुनिया में जाकर एक नई बस्ती बसाए और वहाँ एक नए जीवन की शुरुआत करे। और इसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सुझाव होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड सुनने के लिए धन्यवाद।